मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा था। ठीक, उसके नियम के बारे में अध्ययन किया था। इस क्लास में हम प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रतिबिंब लिखा गया है, इंग्लिश होती है इमेज। इसकी परिभाषा क्या होगी, पहले परिभाषा सुन लीजिए, उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ समझ लीजिए इस बात को। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, यहाँ पर दो बिंदु वस्तु हैं, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, यहाँ से ये परावर्तित होकर के मुख्य फोकस से होकर जा रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इसका प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, इंग्लिश इसकी होगी रियल इमेज। दूसरा आभासी प्रतिबिंब, इसकी अंग्रेजी होती है वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चों, तो वास्तविक प्रतिबिंब, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होगा। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। फिगर एक, ये फिगर नंबर ए और फिगर बी है। ए में देखिए यहाँ पर वास्तव में मिल रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। इस वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्या होगी, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ये आती हुई अगर प्रतीत होगी तो क्या हो, इसको हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। किसको कहेंगे, यह किसी कांच के खोखले गोले का वह कटा भाग होगा। यदि किसी कांच के खोखले गोले का यह कटा हुआ भाग होता है, ठीक, इसे हम गोलीय दर्पण कहेंगे। इसके एक भाग पर पारे की कलई या लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ाया जाता है। पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ाया जाता है। लाल ऑक्साइड का फॉर्मूला P2O5। P2O5 को क्या कहेंगे, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो गोलीय दर्पण जो होगा, ये कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। इसके एक भाग पर पारे की कलई या फिर लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ाया जाता है, जबकि दूसरा भाग परावर्तक तल होता है। यह गोलीय दर्पण दो प्रकार का होगा। इसको हम दो प्रकार से दिखा सकते हैं। पहला होगा अवतल दर्पण, जिसकी इंग्लिश होती है कॉनकेव मिरर। दूसरा होता है
उत्तल दर्पण, इंग्लिश कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अवतल दर्पण, ठीक, ये देखिए फिगर, ये अवतल दर्पण का है। पहले परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग परावर्तक तल के रूप में हो और उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो। ये परावर्तक तल हो गया, उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो, उसे हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण। दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई की गई हो और उभरे हुए भाग परावर्तक तल के रूप में हो, परावर्तक तल, उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। यहाँ दबे हुए भाग पर कलई की गई है। ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो या फिर लाल ऑक्साइड का पेंट चढ़ाया गया हो तथा दबे हुए भाग परावर्तक तल के रूप में हो, उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। दूसरा, उत्तल दर्पण के लिए ऐसा दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई की गई हो और उभरा हुआ भाग परावर्तक तल के रूप में हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, पहला है वक्रता केंद्र, जिसको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये फिगर बनाया गया है, ये कोई गोली दर्पण मतलब कांच का कोई खोखला गोला है, इसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई है, तो ये कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण। इसी से हम कुछ गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण है हमारा, उभरे हुए भाग पर यहाँ कलई की गई है, ये जो दबा हुआ भाग होगा अंदर वाला, ये क्या है? परावर्तक तल है, परावर्तक तल है इसका। ठीक है, पहला है डेफिनेशन वक्रता केंद्र का। वक्रता केंद्र, देखिए किसी कांच के खोखले गोले का वह केंद्र, ये कांच का कोई खोखला गोला है, इसका जो केंद्र होगा, केंद्र यहाँ पर C है, तो किसी कांच के खोखले गोले का वह केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो C दिया गया है, ये क्या है? हमारा वक्रता केंद्र है। अगली टॉपिक है वक्रता त्रिज्या, इंग्लिश होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी डेफिनेशन देखिए, किसी कांच के खोखले गोले की वह त्रिज्या। अब यहाँ पर ये कांच का कोई खोखला गोला है, यहाँ C से लेकर के P तक की जो डिस्टेंस होगी, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे, यही हमारी वक्रता त्रिज्या होगी। परिभाषा इसकी, किसी कांच के खोखले गोले की वह त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर CP = स्मॉल r, ये हमारी हो गई वक्रता त्रिज्या। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अगली टॉपिक है ध्रुव, पोल। इसका परिभाषा, किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम उसका ध्रुव कहते हैं। यहाँ ये दर्पण M1 और M2 है, इसका परावर्तक तल का मध्य बिंदु P है, तो इस P को हम क्या कहेंगे? इसका ध्रुव कहेंगे। ये P इस दर्पण का ध्रुव हो गया। ठीक है, अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इंग्लिश होती है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। इसकी परिभाषा देखिए, किसी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम उसका मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा हमारी ये है,
तो इसे ही हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। यहाँ पर हमारा मुख्य अक्ष होगा CP, और ये अगर यहाँ पर इसकी नेमिंग कर दें AB, तो पूरा इसका नाम हो जाएगा ACPB। ये हमारा मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला है मुख्य फोकस, इंग्लिश होती है प्रिंसिपल फोकस। इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। यहाँ पर ये मुख्य अक्ष हो गया हमारा, मुख्य अक्ष, ये वाली लाइन हमारी मुख्य अक्ष हो गई। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये उत्तल दर्पण है क्योंकि इसके अंदर वाले भाग पर कलई की गई है ना, दबे हुए भाग पर, ये उत्तल हो गया, उत्तल दर्पण। ठीक, तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। यहाँ पर ये जो किरणें हैं, किरणों का नाम दे दिया जाए A, B, C, D। ये 4 किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। ये बिंदु क्रमशः बिंदु P, Q, सॉरी ये स्मॉल लेटर से लिख दिया जाए, X, Y, Z और स्मॉल a। ठीक, ये A जो किरण है बिंदु X पर गिरती है, B Y पर गिरती है, C Z पर गिरती है और D स्मॉल a पर बिंदु पर गिरता है। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से ही होकर के जाएगा। ठीक है, तो मुख्य फोकस की जो परिभाषा होगी कि किसी दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाती हुई या मिलती हुई प्रतीत होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। ठीक है बच्चों, अगली टॉपिक है फोकस दूरी। फोकस दूरी इंग्लिश होती है फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। किसी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये ध्रुव हो गया P और ये मुख्य फोकस F, इसके जो बीच की जो डिस्टेंस होगी स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है, तो FP = स्मॉल f, ये हमारी हो गई फोकस दूरी। नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है द्वारक, इंग्लिश होती है अपार्चर। ये क्या होगा, पहले कोई गोली दर्पण होगा। ठीक, कोई गोली दर्पण बना लेते हैं हम, मान लेते हैं ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, ये M1 हो गया और M2। तो इस जो द्वारक की परिभाषा होगी उसको हम कैसे देंगे, किसी दर्पण के परावर्तक तल को ही हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं, या फिर दर्पण की जो लंबाई होगी उसे ही हम द्वारक कहेंगे। यहाँ जो फिगर दिखाया गया है M1 और M2, ये जितनी लंबाई का होगा ये दर्पण का क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इसे ही हम द्वारक कहेंगे दर्पण का। और आगे अगले वीडियो में आपको सभी प्रॉब्लम्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।